इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कारलेट है। स्कारलेट ईरान में लीगल तरीके से एंट्री करती है क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट यहाँ की ऐतिहासिक गुफाओं को पूरी तरह से डेमोलिश करना चाहती है। स्कारलेट यहाँ पर एक ईरानी आदमी से मिलती है जो कि उसके फादर के दोस्त हैं और उनकी मदद से वो इन गुफाओं के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो पत्थर के पुल के उस स्टेचू को भी ढूंढ लेती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आई है, जिसे रोस्की कहा जाता है। इस पर कदीम दौर की लिपि से कुछ लिखा हुआ है और वो उसे रिकॉर्ड करना चाहती है, लेकिन तब तक वो आदमी जो उसके साथ होता है वो कहता है कि सुरंगों में ब्लास्ट होने वाला है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन स्कारलेट इस पूरे स्टेचू में जितनी भी चीजें लिखी होती है उन सबको कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसे सामने रस्सी पर लटके हुए अपने फादर दिखते हैं। दरअसल उसके फादर ने बहुत पहले स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी थी और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और स्कारलेट यहाँ से निकल जाती है। स्कारलेट को जो आदमी गुफाओं के अंदर लाया होता है वो कहता है कि तुम मुझे तुम्हारे फादर की याद दिलाती हो, लेकिन उनकी खोज पागलपन की हद तक चली गई थी। वो कहते कि मेरे फादर पागल नहीं थे। वो आदमी कहता है कि जो भी पारस पत्थर की तलाश करता है वो पागल ही है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्कारलेट पारस पत्थर की तलाश में है और उसके फादर भी यही तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी वो पारस पत्थर नहीं मिला। आज से 600 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस और उन्होंने एक पारस पत्थर बनाया था जो पत्थर कभी किसी को नहीं मिला। कहा जाता है कि वो पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, उसे इंसान इमोर्टल हो सकता है और अब स्कारलेट भी उसे ढूंढना चाहती है। स्कारलेट आर्कियोलॉजी और अल्केमी की प्रोफेसर है, उसे कई पुरानी लैंग्वेजेस भी आती हैं। अल्केमी उस केमिस्ट्री को कहा जाता है जिसमें अलग अलग मेटल से सोने को बनाया जाता है और अब वो किसी भी कीमत में उस पारस पत्थर को ढूंढना चाहती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जॉर्ज होता है उसे मिलने के लिए पेरिस चाहती है क्योंकि ईरान में जो स्टेचू के ऊपर लिपि लिखी हुई थी, जो मैसेज उसने रिकॉर्ड किया है, वो उस लैंग्वेज को जानता है। स्कारलेट जॉर्ज को लेकर एक म्यूजियम में जाती है जहाँ पर एक पत्थर होता है और ये निकोलस की कब्र का पत्थर है। इसमें एक मैसेज है और इस मैसेज को डिकोड करने के लिए वो मैसेज चाहिए जिस मैसेज को वो ईरान से रिकॉर्ड करके लाई है। और जॉर्ज दोनों मैसेजेस से यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन अभी भी इन्हें निकोलस की कब्र की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब जो म्यूजियम में पत्थर लगा होता है जो कि निकोलस की कब्र का पत्थर होता है, वहाँ पर एक आदमी की पिक्चर होती है जिसकी पीठ पर चाबी लगी होती है और ये देखने के बाद स्कारलेट उस पत्थर को निकाल कर उल्टा करती है और उसके ऊपर केमिकल डालती है और तभी वहाँ पर एक मैसेज उभर जाता है। ये मैसेज की फोटो खींचकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जब ये मैसेज को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निकोलस की कब्र 370 मीटर नीचे है और वहाँ आसपास खजाना भी हो सकता है। दरअसल इसे कैटगॉम्स ऑफ पेरिस कहा जाता है जो 1774 में बनाया गया था, जिसमें पेरिस की जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी सुरंगें हैं और वहाँ पर निकोलस की कब्र भी है। पर इनका मानना यह है कि पारस पत्थर भी इन्हें वहीं पर मिलेगा, लेकिन इन सुरंगों में जाना इतना आसान नहीं है। ये कई सौ साल पुरानी सुरंगें हैं जिसे सरकार ने 1786 में बंद कर दिया था। इन सुरंगों के अंदर 60 लाख लोगों की रिमेन्स है क्योंकि कभी यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अगर इन्हें सुरंगों के अंदर जाना है तो उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जिसे इन सुरंगों के बारे में पता हो, क्योंकि यहाँ पर सुरंगों का भूल भुलैया है, यहाँ पर सुरंगों का चाल है। इसीलिए स्कारलेट और जॉर्ज यहाँ के एक लड़के के पास जाते हैं जिसका नाम पेप्लियन है और उसे इन सुरंगों की काफी अच्छी जानकारी है। स्कारलेट उसे कहती है कि तुम भी हमारे मिशन में शामिल हो जाओ। वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। स्कारलेट कहती है कि जहाँ पर कब्र है वहाँ पर बहुत सारा खजाना है, अगर तुम चाहो तो उस पूरे के पूरे खजाने को तुम रख सकती हो और खजाने के लालच में वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पेप्लियन की गर्लफ्रेंड और पेप्लियन का एक दोस्त भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। हालांकि जॉर्ज इनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि इसी तरह की सुरंग में उसके भाई की मौत हो गई थी, लेकिन स्कारलेट उसे मना लेती है और अब ये सब के सब उन सुरंगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सुरंगों के काफी अंदर जाने के बाद एक जगह ने बहुत सारी हड्डियां दिखती है और वहां से रास्ता बहुत तंग होता है। इनके साथ जो पेप्लियन होता है वो कहता है कि हमें यहीं से जाना होगा, लेकिन स्कारलेट वहां पर एक और दूसरा रास्ता देखती है जो पूरी तरह से बंद होता है। स्कारलेट उस रास्ते को खोल रही होती है। पेप्लियन कहता है कि हम वहां से नहीं जा सकते, हमें हड्डियों वाले तंग रास्ते से जाना होगा क्योंकि जिस रास्ते को तुम खोल रही हो आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। और ये सब के सब रेंगते हुए हड्डियों वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये देखते हैं कि ये वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर स्कारलेट रास्ता खोल रही थी और अब इनके पास कोई भी चारा नहीं है, इन्हें उसी रास्ते से अंदर जाना होगा। और ये सब के सब उस रास्ते के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पेप्लियन इन सबको बताता है कि ये सुरंगें बहुत खतरनाक है और वो पहले कभी भी ऐसी सुरंगों के अंदर नहीं आया। और तभी सब देखते हैं कि पेप्लियन का नाम दीवार पर लिखा होता है, वहाँ पर पेप लिखा होता है और ये देखकर पेप्लियन खुद भी हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका नाम दीवार पर किसने लिखा। और तभी यहाँ पर सबको फोन की एक घंटी सुनाई देती है। पेप्लियन उन सबको बताता है कि बहुत वक्त पहले
यहाँ से एक फोन कंपनी अपनी लाइन चलाती थी, लेकिन 50 साल पहले वो यहाँ से सब कुछ ले गए। अब उस कंपनी का यहाँ पर एक कतरा भी नहीं है और ये सब के सब उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से फोन की घंटी की आवाज आ रही होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब जब ये आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक पियानो होता है। ये सब देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ पर पियानो कहाँ से आया। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ पर आज से 50 साल पहले एक पूरी की पूरी बिल्डिंग धस गई थी और उस जगह का नाम होता है बैरियर डेनफर। जॉर्ज बताता है कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पेप्लियन कहता है कि हाँ, और उसके बाद 50 मजदूरों को यहाँ पर भेजा गया था। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। जॉर्ज कहता है कि जब यहाँ पर बिल्डिंग गिरी होगी तो ये पियानो यहीं पर रह गया होगा और वो पियानो के पास जाता है। वो सबको बताता है कि बचपन में उनके पास भी एक ऐसा ही पियानो था जिसे वो और उसका छोटा भाई बजाया करते थे, लेकिन वो कभी भी उस पर गाना पूरा नहीं बजा पाते थे क्योंकि उसकी A4 की मतलब कि A4 बटन खराब था। और इसके बाद जॉर्ज उस पियानो को बजाता है और जैसे ही वो A4 की दबाता है तो वो की काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि ये वही पियानो है जो बचपन में वो और उसका भाई बजाया करते थे। लेकिन वो पूरी तरह से हैरान होता है कि उनका पियानो यहाँ पर कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर से बजती और स्कारलेट उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर फोन होता है। वो फोन का रिसीवर उठाकर हेलो कहती है और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरी तरह से घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और फोन को रख देती है। और तभी दीवार के पीछे से कोई निकलता है। ये पेप्लियन का दोस्त होता है जो कई सालों पहले इन गुफाओं के अंदर आया था और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। वो उन सबको कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर किसी को आना नहीं चाहिए था, मुझे ढूंढने आज तक कोई नहीं आया। और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। ये सब के सब उसके पीछे जाने लगते हैं और जब ये सुरंगों से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े होते हैं और जब ये उन्हें हटाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत गहरा टनल है। स्कारलेट कहती है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, चैम्बर इसी सुरंग के दूसरी तरफ है, हमें इससे नीचे जाना होगा और एक बार हमें चैम्बर यानी कि वो ताबूत मिल जाए तो हमें खजाना, पारस पत्थर और बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसके बाद ये एक एक करके रस्सियों के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। हालांकि पेप्लियन का जो साथी होता है वो नीचे उतरते हुए गिर भी जाता है जिससे उसके हाथ में चोट आती है और अभी आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें आवाज आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती चली जाती है और तभी इनको यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। इनमें से किसी को कुछ नहीं पता कि ये बच्चा कौन है और अगले पल वो बच्चा अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रास्ता अब बंद हो चुका है, यानी कि ये फंस चुके हैं और इस बात से सभी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें पत्थर पर एक तस्वीर दिखाई देती है और ये एक गीद का साइन होता है जो कि एक तरफ इशारा कर रहा होता है और सामने पत्थर पर एक और निशान होता है और ये निशान ठीक वैसे ही होता है जैसे मिस्र के लोग अपने राजाओं की कब्रों को छुपाने के लिए बनाया करते थे। और जब ये वहाँ से एक पत्थर हटाते हैं तो सामने एक दीवार से एक रास्ता खुल जाता है जो एक सुरंग की तरह होता है और एक एक करके ये सब के सब उस सुरंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब ये दूसरी तरफ निकलते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर निकोलस फ्लेमिल की डेड बॉडी होती है जो पिछले 700 सालों से यहाँ पर है। ये सब का सब पारस पत्थर की शक्ति से होता है जिसने 700 सालों के बाद भी इनकी बॉडी को आज भी सड़ने नहीं दिया। लेकिन पारस पत्थर यहाँ पर कहीं भी नहीं होता। और अब स्कारलेट अपने नोट्स निकालती है जो उसने कई सालों में इकट्ठा किए हैं और वो देखती है कि वहाँ पर लिखा होता है कि पंख वाला गीद आपको रास्ता दिखाता है और आपको दिखती है सबसे तेज रोशनी। वो सबको अपने टॉर्च बंद करने के लिए कहती है और जैसे सब अपना टॉर्च बंद करते हैं तो उन्हें पानी में एक रोशनी दिखाई देती है और स्कारलेट समझ जाती है कि हो ना हो पारस पत्थर तक पहुंचने का यही रास्ता है। हालांकि उसे सब पानी के अंदर से जाने से मना करते हैं, लेकिन स्कारलेट पानी के अंदर एक छोटी सी टनल से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है और जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है तो वहां पर खजाना होता है और उसके बाद एक एक करके सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी को खजाना देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन स्कारलेट को खजाना नहीं चाहिए, उसे वो पारस पत्थर चाहिए जिसके लिए उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। इसके बाद वो देखती है कि दीवार पर एक साइन बना हुआ है जो कि एक बहुत पुरानी कहानी को रिप्रेजेंट करता है और वो समझ जाती है कि इसी साइन में कहीं ना कहीं पारस पत्थर है। वहाँ पर एक लाल रंग का पत्थर होता है और ये पारस पत्थर होता है। वो उस पत्थर को निकाल देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर खजाना होता है उसके साथ ही उस ग्रिल को, उस दरवाजे को हटा देते हैं और जैसे ही वो दरवाजे को हटाते हैं तो ऊपर से पत्थर गिरना, छत गिरना शुरू हो जाती है जिसमें पेप्लियन का वो दोस्त जो उन्हें यहीं इस गुफा में मिला होता है वो दब जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही साथ पेप्लियन की गर्लफ्रेंड होती है, उसका हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन जब स्कारलेट उसके हाथ पर पारस पत्थर लगाती है तो उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये
ये सब खजाना यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि खजाना पत्थरों की उस तरफ है। वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ इन्हें पत्थर के ऊपर एक दरवाजे का निशान दिखता है, लेकिन ये दरवाजा नहीं होता है, यहाँ पर एक साइन भी होता है। और जब स्कारलेट उस साइन को देखती है तो वो कहती है कि इस साइन का मतलब है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी, यानी कि एज अबो सो बिलो। और साइन को देखने के बाद जो दरवाजा पत्थर के ऊपर होता है वो उसको ठीक नीचे पत्थर से तोड़ना शुरू करती है और वहाँ पर एक टनल विजिबल हो जाता है। ये सब के सब उस टनल के अंदर जाना शुरू करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इनके सामने एक और टनल आती है जिस पर लिखा होता है कि अंदर जाने से पहले सब उम्मीदें छोड़ दो। और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा हेल गेट के बाहर लिखा होता है, लेकिन अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इन्हें अंदर जाना ही होगा। और एक एक करके सब ये उस टनल से अंदर जाना शुरू करते हैं और ये एक वैसे ही रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये पहले पहुंचे थे, जहाँ पर निकोलस फ्लेमेल की डेड बॉडी थी जो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है वो पूरी तरह से सड़ चुकी होती है और यहाँ पर इनका वो साथी भी जो कुछ देर पहले पत्थरों के नीचे दबकर मर चुका था वो मरा नहीं होता। वो कहते हैं कि ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनके सामने ठीक वैसे ही रास्ते आ रहे होते हैं जैसे ये पीछे छोड़कर आए हैं, यानी कि बिल्कुल शीशे के अक्स की तरह। यहाँ पर एक ही चीज की दो पिक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक बार फिर से जिस तरह से पहले ये टनल से नीचे उतरे थे ये सब के सब नीचे उतर जाते हैं। लेकिन इनका एक साथी अभी भी ऊपर होता है जिसने रस्सियां पकड़ी होती हैं और तभी उसके सामने एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं, उसके हाथ में एक बच्चा होता है, वो उसके सामने आती है और अगले पल वो उस टनल से नीचे गिर जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। नीचे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऊपर क्या हुआ था और ये समझ जाते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इन सुरंगों से बाहर निकलना होगा। ये सब के सब आगे बढ़ जाते हैं और एक बार फिर से इनके सामने वही रास्ता आता है जो शुरू में आया था। जॉर्ज इस बात से पूरी तरह से घबरा जाता है और रेस्टलेस हो जाता है। स्कारलेट उसे बोलती है कि उस पर ध्यान मत दो, ये एक धोखा है, वो एक वहम है। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इन्हें यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और तभी इनके सामने एक साया आता है जिसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। ये सब के सब उसे देखकर डर जाते हैं। यहाँ पर दीवार पर कई उभरी हुई मूर्तियां होती हैं और अगले पल वो जिंदा हो जाती हैं और वो सब के सब मिलकर जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और अब जब इन सब ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये उस टनल में कूद जाते हैं। लेकिन इनकी जान नहीं जाती बल्कि ये एक चेंबर में फंस जाते हैं और तभी वहाँ पर एक ढक्कन दिखाई देता है। ये उस ढक्कन को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हिलता भी नहीं है। लेकिन जब ये उस ढक्कन को नीचे धकेलते हैं तो वो खुल जाता है और ये तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। ये नोट्रा डेम पेरिस में है और बाहर आने के बाद ये तीनों के तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आखिर में हमें स्कारलेट का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि उसे खजाने से कोई प्यार नहीं है, वो खजाना नहीं ढूंढना चाहती थी बल्कि वो एल्केमी की स्टूडेंट है, ये उसका काम है, इसलिए वो ये सब करती है। और इस तरह से स्कारलेट ने अपने फादर का अधूरा काम जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया उसे पूरा कर लिया है। इस कहानी में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई जो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लॉजिक ये है, अगर हम जिंदगी में कोई गलती करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरह से पाक हो जाता है। और ऐसा करने से हमारी आत्मा, हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से पाक हो जाता है। और ऐसा करने से हमें हमारी जिंदगी में सही रास्ता मिलता है, सही डायरेक्शन दिखती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।